गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जॉन लॉक का सेकंड पार्ट या जॉन लॉक की प्रमुख जो सिद्धांत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम इस बात की कोशिश करेंगे कि जॉन लॉक ने किस प्रकार से सामाजिक समझौते के माध्यम से और जो अच्छा हो सकता था उस हिसाब से जो राज्य का निर्माण किया है, सिस्टम का निर्माण किया है। हॉब्स के विपरीत जॉन लॉक का दर्शन आधारित है। जहां हॉब्स निरंकुश राजतंत्र की बात करता है, वहीं लॉक सीमित राजतंत्र की बात करता है, या यूं कहें कि जो इनकी संप्रभुता है उसमें संप्रभु तो खैर ताकतवर है, लेकिन उसके साथ साथ जनता पर भी वो जनता के भी कुछ अधिकार देता है, उन्हें क्रांति करने का अधिकार देता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है जॉन लॉक की, वो पब्लिक कंसेंट, जन सहमति के आधार पर वो अपने कार्य शासक से करवाने की कोशिश करता है। कंसेंट का जो कंसेप्ट है वो हमें जॉन लॉक के दर्शन में नज़र आता है। तो आज हमें देखते हैं कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में जो जॉन लॉक है वो एक प्रमुख संविधावादी विचारक है। हॉब्स, लॉक, रूसो, ये त्रिमूर्ति जो हैं वो संविधावादी विचारक कहलाते हैं। तो हॉब्स के दर्शन से कहीं ज़्यादा अनुभव पर आधारित और विवेक पर आधारित जो जॉन लॉक का दर्शन है उसको आज हम इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जॉन लॉक उदारवाद और अनुभववाद का बहुत ही अच्छा प्रणेता या जन्मदाता कह सकते हैं इसको। आज जॉन लॉक के प्रमुख सिद्धांत जो हैं उनमें हम देखते हैं कि जॉन लॉक ने किस प्रकार से सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रस्तुत किया। अर्थात इन तीनों ही विचारकों के अनुसार सामाजिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था बनने से पहले की जो अवस्था थी उसको इन्होंने प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया है। अर्थात आपके एग्जाम में 2 नंबर का सवाल यह आ सकता है कि नेचुरल स्टेज अर्थात प्राकृतिक अवस्था क्या है। अर्थात ऐसी अवस्था या व्यवस्था जिसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक सिस्टम नहीं था, अर्थात किसी भी राजनीतिक सत्ता की अनुपस्थिति ही प्राकृतिक अवस्था कहलाती है। मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में अपने हिसाब से अपना जीवन यापन करता था। वहाँ कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें किसी प्रकार की कोई राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था नहीं होती। अर्थात सामाजिक व्यवस्था तो थी, लेकिन उसके ऊपर भी नियम कानून कायदे नहीं थे। नियम कानून कायदे भी होंगे, लेकिन उनको कंट्रोल करने के लिए कोई सत्ता का अभाव था। अर्थात अगर 2 शब्दों में कहा जाए कि प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था का अभाव होता है, प्राकृतिक अवस्था कहलाती है। हॉब्स, लॉक, रूसो ये तीनों ही विद्वान प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य इस प्रकार से रहता था, जैसे जैसे आवश्यकता हुई वो उन्होंने अपने संसाधन जुटाने शुरू किए और फिर उनमें किसी बात को लेकर झगड़ा होता है, फिर वो एक होके एक समझौता करते हैं और उस प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकल करके एक राजनीतिक सत्ता की स्थापना करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करते हैं। तो ये देखते हैं इन तीनों विद्वानों ने अलग अलग प्राकृतिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया है और उस व्यवस्था से निकलने के क्या कारण थे, क्यों निकलना चाहते थे, उन्होंने अपने कारण बताए हैं और बाद में एक इनको जो राज्य का स्वरूप निकल कर सामने आता है उसको बताने की कोशिश करी है। जिस प्रकार से हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र राज्य के स्वरूप के रूप में बताया है, उसी प्रकार से लोग इससे भिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था के बारे में बताएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले लॉक के दर्शन में कौन कौन से सिद्धांत हमें नज़र आते हैं। मानव स्वभाव संबंधी विचार, जहाँ हॉब्स मानव के केवल पार्श्विक प्रवृत्तियों को ही ढूंढता है, वहीं लॉक मनुष्य के मानवीय सद्गुणों को भी ढूंढता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि हॉब्स के अनुसार मानव पार्श्विक था, क्षणिक था, क्षणभंगुर था, पशुतुल्य था, स्वार्थी था, लोभी और लालची था, लेकिन
इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हॉब्स ने मानव के केवल एक पक्षीय व्यवहार का अध्ययन किया है, जबकि लोग कहता है कि मानव इनके साथ साथ एक मानवीय सद्गुण वाला भी होता है, अर्थात वो परोपकारी भी होता है और सेवाभावी भी होता है। जॉन लॉक मानव प्रकृति को सकारात्मक रूप में चित्रित करता है। जॉन लॉक के अनुसार मानव प्रारंभ से ही नैतिक था, सामाजिक था, सहयोगी था, दयालु था, ईमानदार, सद्गुणी, भोला और निष्पाप प्राणी था। इस प्रकार से लॉक ने मानव स्वभाव का जो चित्रण प्रस्तुत किया है उसके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा है, अर्थात वो मानव को एक अच्छा मानव मानता है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक व्यवस्था जो थी, जॉन लॉक इंग्लैंड के गृहयुद्ध की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था में चित्रित करता है। वह प्राकृतिक अवस्था की कुछ विशेषता बताता है। वो जैसे कि पहली विशेषता उसकी यह है कि प्राकृतिक अवस्था में समाज तो था लेकिन राज्य नामक संस्था नहीं थी। समाज राज्य से पहले की संस्था है, समाज था लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए राज्य नामक संस्था नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था लॉक के अनुसार शांति में थी, सद्गुणी थी, पारस्परिक सहयोग और संरक्षण की अवस्था वाली थी। प्राकृतिक अवस्था में लॉक जो है वो व्यक्तियों को 3 प्राकृतिक अधिकार की बात करता है, उसको आप अच्छी तरह याद कर लें। एक तो संपत्ति का अधिकार है, एक जीवन का अधिकार है और तीसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। ये आपके आगे आईएएस की एग्जाम में भी आते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। प्रॉपर्टी का राइट, लाइफ टू जीवन जीने का अधिकार और लाइफ टू फ्रीडम, ये 3 अधिकार हैं। ऑब्जेक्ट टाइप में क्वेश्चन भी आता है आगे कि इनमें से लॉक के अनुसार बताया गया कौन सा अधिकार नहीं है, और उसमें ऑप्शन में आता है समानता का अधिकार। तो ये आपका आंसर होगा। समानता के अधिकार के बारे में लॉक ने बात नहीं की है। प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकार थे, मतलब राज्य बनने से पहले भी समाज में व्यक्तियों के पास 3 अधिकार थे। पहला अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार, जो लॉक के अनुसार सबसे टॉप मोस्ट राइट था। नंबर 2 जीवन जीने का अधिकार, और नंबर 3 जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। इस प्रकार से लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की है। राज्य बनने से पहले भी व्यक्ति के पास में 3 अधिकार थे, संपत्ति का, जीवन का और स्वतंत्रता का अधिकार। जॉन लॉक संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण मानता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉन लॉक के अनुसार इन प्राकृतिक अधिकारों में सबसे सर्वोच्च टॉप मोस्ट जो राइट है वो है राइट टू प्रॉपर्टी। लोग कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में न्याय व नैतिकता विद्यमान थी। प्राकृतिक कानूनों के अनुसार ही प्राकृतिक अवस्था का संचालन होता था। प्राकृतिक कानून ही नैतिकता के नियम थे, अर्थात ये सारी व्यवस्थाएं प्राकृतिक अवस्था में थी। फिर अब एक सवाल उठता है कि जब सब कुछ सही था तो प्राकृतिक अवस्था में जब सब कुछ सही था तो सामाजिक समझौते करने की क्या आवश्यकता महसूस हुई। अर्थात जब सब कुछ सही चल रहा है तो आपस में लोग झगड़ने कैसे लगे, और इस झगड़ा के निपटारे के लिए ही लोग सामाजिक समझौता करता है और उसके आगे चल करके एक राज्य का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। जो लोग कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में 3 संस्थाएं थी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का उसमें अभाव था। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में नियम भी थे, अधिकार भी थे, समाज न्यायप्रिय भी था, सेवाभावी भी था, परोपकारी भी था। लेकिन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो वर्तमान युग में हम सरकार के प्रमुख अंग के रूप में देखते हैं, उस समय प्राकृतिक अवस्था में नहीं थे। प्राकृतिक अवस्था की एक कठिनाई यह थी कि उसमें कोई निश्चित और सर्वसम्मत कानून या विधि का अभाव था जिसके द्वारा उचित अनुचित या आपसी मतभेदों का निर्णय हो सके। व्यवस्थाएं सब ठीक थी, लेकिन लोग ये मानता है कि इस सही व्यवस्थाओं में अगर किसी के मतभेद हो जाए, आपस में संघर्ष हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस संघर्ष और मतभेद को निपटाने के लिए कोई सर्वमान्य सर्वसम्मति से कोई विधि नहीं थी, क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका का अभाव था, न्यायपालिका उस प्राकृतिक अवस्था में नहीं थी। जो लोग कहते हैं कि इन प्राकृतिक अवस्थाओं की असुविधाओं को दूर करने के लिए, अगर मान लो सब कुछ सही चल रहा है फिर भी किसी के आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, संघर्ष हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस
संघर्ष से या उस लड़ाई झगड़े से या उस कठिनाई से दूर करने के लिए हमें एक पॉलिटिकल अथॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, अर्थात एक राज्य का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर की राज्य कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का होना ज़रूरी है। अतः इस प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों से बचने के लिए लोक ने एक सामाजिक समझौते की कल्पना प्रस्तुत की है, जो आपके सामने मैं अभी बताता हूँ। जॉन लॉक का सामाजिक समझौता संबंधी विचार जो है, ये अगला बिंदु है, सामाजिक समझौते का विचार कि किस प्रकार से जॉन लॉक ने सामाजिक समझौता किया। लॉक, जैसा कि हॉब्स केवल एक ही समझौता करता है, वहीं लॉक एक की जगह दो समझौते करते हैं। ये भी आपके एग्जाम में कई बार सवाल आता है कि हॉब्स के अनुसार कितने प्रकार के सामाजिक समझौते किए गए। तो आप लिखेंगे केवल एक समाज के मध्य जो समझौता हुआ था सामाजिक समझौता, जबकि लॉक के अनुसार दो समझौते होते हैं। एक समझौता सामाजिक समझौता जो समाज के मनुष्यों के मध्य होता है, और दूसरा समाज और शासक के मध्य जो होता है उसको हम कहेंगे राजनीतिक समझौता। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं को बचने के लिए मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया और एक राज्य की स्थापना करने की कोशिश की। जो मनुष्य ने आपस में समाज में जो समझौता किया उसको हम सामाजिक समझौते की श्रेणी में रखेंगे। लोग कहते हैं कि इसके लिए आपस में दो समझौते हुए, अर्थात एक तो समाज के मध्य जो समझौता होता है उसको कहते हैं हम सामाजिक समझौता, दूसरा समाज और शासक के मध्य जो समझौता हुआ उसे हम कहेंगे राजनीतिक समझौता। तो लोक के अनुसार दो प्रकार के समझौते होते हैं, एक सामाजिक और दूसरा राजनीतिक समझौता। पहला समझौता जनता जनता के बीच आपस में होता है और इससे माध्यम से राज्य की स्थापना होती है, और यह समझौता स्थायी समझौता होता है और एक सामाजिक समझौते की श्रेणी में आएगा। दूसरा समझौता जनता और शासक के बीच होता है, जिसे हम राजनीतिक समझौता कहते हैं, जिसके माध्यम से सरकार की स्थापना होती है। पहले समझौते से राज्य की स्थापना होती है और दूसरे समझौते से समाज और शासक के मध्य जो समझौता हुआ उससे सरकार की स्थापना होती है, और यह समझौता अस्थायी प्रकृति का होता है। लोक के अनुसार क्योंकि संसद संपूर्ण राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए यह राज्य का प्रतीक होती है, अतः सरकार को संसद के प्रति निरंतर उत्तरदायी होना चाहिए। इस प्रकार लोग राजनीतिक संप्रभुता या संसदीय शासन व्यवस्था का समर्थन करता है। चूँकि लोग जो थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे, तो इन्होंने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उसका सपोर्ट किया है। जॉन लॉक से प्रभावित होकर ही डाइसी, गार्नर, लिकॉक, गिलक्राइस्ट आदि विचारकों ने राजनीतिक संप्रभुता का समर्थन किया है। कानूनी संप्रभुता को जो ताकत प्रदान करती है वो राजनीतिक संप्रभुता होती है, और निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता के अंदर जनता की इच्छा परिलक्षित होती है। अर्थात जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो एक रूप से कानूनी संप्रभु हैं, लेकिन उनको कानून बनाने की जो ताकत दी है वो जनता ने दी है, और जनता जो है वो राजनीतिक संप्रभुता का रूप है। अतः जॉन लॉक को राजनीतिक संप्रभुता का जनक भी कहा जाता है। जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते के माध्यम से स्थापित नागरिक समाज की जो समाज उत्पन्न हुआ या समाज का जो निर्माण हुआ उसकी कुछ विशेषताएं हैं जॉन लॉक के समाज की। जॉन लॉक जो है समाज, राज्य और सरकार में अंतर स्पष्ट करता है, जबकि हॉब्स के अनुसार समाज, राज्य और सरकार एक ही हैं, जबकि लॉक ने समाज, राज्य और सरकार में अंतर स्पष्ट किया है। जॉन लॉक के अनुसार सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना होती है। न्यायपालिका को कार्यपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग बतलाता है और कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहने के लिए कहता है, जो कि संसदीय शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। लॉक के अनुसार सरकार का मुख्य कार्य जनता के 3 प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। जो 3 प्राकृतिक अधिकार हैं, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, मतलब जो शासक बनेगा वो व्यक्ति के इन प्राकृतिक अधिकारों की पूर्ण रूप से सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा। अगर वो इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ रहता है तो जनता को विद्रोह करने का अधिकार भी जॉन लॉक देता है।
लोक के अनुसार यदि सरकार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है तो आम जनता बहुमत के द्वारा या क्रांति के माध्यम से सरकार को बदल भी सकती है। इसलिए लोक को हम क्रांतियों का दार्शनिक भी कहते हैं। पहली बार जॉन लोक ने जनता को क्रांति करने का या विद्रोह करने का अधिकार दिया कि अगर ऐसा कोई शासक है कि आपके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता तो उस शासक की आवश्यकता नहीं है, उस शासक को आप बदल भी सकते हैं, जो कि पार्लियामेंट्री और लोकतंत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। जबकि हॉब्स ऐसा कोई अधिकार नहीं देता है, सारे के सारे अधिकार हॉब्स का जो शासक है, निरंकुश शासक, वो अपने पास रखता है। लोक के अनुसार राज्य को प्राकृतिक अधिकारों के अनुसार ही कानून बनाने होंगे। इस प्रकार वह सीमित संवैधानिक शासन का समर्थन भी करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम होगा, हालांकि उसमें राजा होगा, शासक होगा, लेकिन वो केवल और केवल प्राकृतिक अधिकारों के दायरे में रहकर ही कानून बना सकता है। अपनी मनमानी वो नहीं कर सकता, सर्वशक्तिमान वो नहीं है, क्योंकि जनता को विद्रोह करने का अधिकार लोक देता है। इसीलिए लोक को हम क्रांतियों का दार्शनिक भी कहते हैं। तो कुल मिला के हम इस वीडियो में ये निष्कर्ष निकाले कि लोक के अनुसार जो राज्य का स्वरूप निकला वो सीमित राजतंत्र का निकला कि राजा तो बनेगा लेकिन राजा के पास में जो शक्तियाँ होंगी वो सीमित होंगी, वो सर्वशक्तिमान या सर्वोच्च नहीं हो सकता। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की उसे रक्षा करनी ही होगी, अदरवाइज उसको अपने पद से इस्तीफा जनता दिलवा देगी और दूसरा राजा बना लेगी, क्योंकि ये जनता को विद्रोह करने का अधिकार देता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।